स्टार्ट करें जी फटाफट। मैं बात कर रहा था आप लोगों से डिमांड की। हम एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है डिमांड, वो स्टार्ट करने लगे थे। चैप्टर का नाम है डिमांड। तो मैं ये बोल रहा था कि एक नॉर्मल पर्सन जो है उसकी सोच तो यही होती है कि डिमांड बेसिकली क्या है। डिमांड क्या है कि जैसे मैं बात कर रहा था कि आदित्य को, मान लीजिए आदित्य पापा को बोल रहा है कि मुझे इधर उधर आना जाना होता है, तो मुझे एक स्कूटी ले दो ताकि मैं खुद इधर उधर जा सकूं। तो क्या कहा जाए कि आदित्य स्कूटी की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ऑटोमेटिकली अगर एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से, तो आदित्य जब ये बोल रहा है कि मुझे एक स्कूटी ले दो, तो स्कूटी की क्या कर रहे हो आदित्य जी आप? डिमांड कर रहे हो। बट ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ से डिमांड नहीं। इकोनॉमिक्स में इसे डिमांड नहीं कहा गया है। इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ से अगर मैं बात करूं तो आदित्य डिजायर कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि मेरे पास स्कूटी हो। इकोनॉमिक्स कहती है डिमांड होने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। पहला, इसमें तीन चीजें आपको टोटल चाहिए होंगी। सबसे पहले डिजायर, एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज लेनी है। सेकंड नंबर पर आपको चाहिए होती है एबिलिटी। डिमांड के लिए सेकंड नंबर पे आती है एबिलिटी या कैपेबिलिटी कह देते हैं। पैसा, पहले इच्छा हो, फिर उस स्कूटी को खरीदने के लिए पैसा हो, तो दैट इज कॉल्ड एबिलिटी और कैपेबिलिटी। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होता है, जो तीसरा और एक असेंशियल एलिमेंट है, वो चाहिए होता है अवेलेबिलिटी। मार्केट में वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए। मार्केट में वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए, तो युक्ति जाकर डिमांड कंप्लीट होती है। सबसे पहले इच्छा, डिजायर, सेकंड नंबर पे पैसा उसको खरीदने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एबिलिटी और कैपेबिलिटी। तीसरे नंबर पर मार्केट में वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए जो आप खरीदना चाह रहे हो। जब ये तीनों चीजें होंगी तब हम क्या कहेंगे, क्या है, डिमांड कंप्लीट होगी। तो डिमांड के कंप्लीट होने के लिए तीन असेंशियल एलिमेंट है। एक एग्जांपल से इसको प्रॉपर समझते हैं। सपोज करिए कि हर्षित जब स्कूल में बैठा है तो साथ वाले दूसरे स्टूडेंट के हाथ में एक मोबाइल फोन देखा इसने, जो अभी अभी नया लॉन्च हुआ। जब वहां बैठा है और एक मोबाइल फोन देखा तो इच्छा तो वही होगी कि मैंने ये मोबाइल फोन खरीदा। ये इच्छा है, डिजायर। घर पहुंचा, पेरेंट्स से बात की कि मम्मी ये मोबाइल खरीदना है। घर वालों ने कहा ये ले बेटा पैसे ले ले। अब क्या आई आपके पास, एबिलिटी। अब आपके पास पैसा आ गया। इच्छा पहले से थी, पैसा पॉकेट में डाला, अपने किसी फ्रेंड को साथ लिया, यहाँ वहां देखते रहे। बाई चांस की बात है कि आप 4 शॉप्स पे गए, 6 दुकानों पे गए, ऑनलाइन भी सर्च किया, वो वाला मॉडल नहीं मिला जो आपको चाहिए था। तो क्या आदित्य, क्या वो आप मोबाइल खरीद पाए? नहीं खरीद पाए। क्यों नहीं खरीद पाए? क्या कमी थी? डिजायर थी, एबिलिटी थी, प्रॉब्लम क्या थी, किस वजह से मोबाइल नहीं मिला? अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगर किसी चीज की कमी थी तो किस चीज की? अवेलेबिलिटी थी। तो युक्ति जी, डिमांड के पूरे होने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए टोटल? डिमांड कंप्लीट होने के लिए युक्ति, डिजायर, एबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। वेरी गुड। एक डिजायर चाहिए, एक एबिलिटी चाहिए और तीसरा अवेलेबिलिटी चाहिए। ये तीनों एलिमेंट हों तो ही डिमांड कंप्लीट होती है, तो ही डिमांड कंप्लीट होती है। अगर इसी चीज को हम इस तरह से लें कि अगर वही मोबाइल जो आपने किसी फ्रेंड के हाथ में हर्षित देखा और आपको बहुत अच्छा लगा, आप घर पहुंचे तो मान लीजिए पेरेंट्स से इनकार कर दिया कि अभी आप 1 महीना रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, फिर देखते हैं। तो यहाँ क्या कहा जाएगा? या आर्यन जी किस चीज की कमी है? डिजायर तो स्कूल में क्रिएट हो गई, घर पहुंचे और घर में बोला गया कि आप 1 मंथ रुकिए, तो क्या क्या कम है? डिजायर है, एबिलिटी है आर्यन? नहीं है, नहीं नहीं, है, नहीं। एबिलिटी नहीं है।
एबिलिटी या कैपेबिलिटी की कमी है। तो अलग, जब तक ये तीनों एलिमेंट नहीं होंगे, जब तक ये तीनों एलिमेंट नहीं होंगे तब तक डिमांड नहीं कंप्लीट होगी। डिमांड के कंप्लीट होने के लिए डिजायर, एबिलिटी और अवेलेबिलिटी। अब इसको अगर प्रॉपर, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब तक आप प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखोगे स्कोर नहीं कर पाओगे। चीजों को सिंपल वे में समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर चीजों को प्रेजेंटेबल वे में लिखना वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। हर नोट्स आपको प्रिंटेड जरूर मिलेगा, पर उसके लिए फिर भी आप लिखो थोड़ा तो बेटर रहेगा। डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a consumer is willing to buy, which a consumer is willing to buy, willing to buy, desire, willingness क्या हुई आदित्य जी? desire. Demand refers to quantity of a commodity which a consumer is willing to buy at a particular price and at a particular point of time, at a particular price and at a particular point of time. Demand refers to quantity of a commodity which a consumer is willing to buy at a particular price and at a particular point of time. Quantity of a commodity which a consumer is willing to buy. Willing to buy क्या क्या समझाया मैंने तो विषय जी? willingness क्या होती है? desire. willingness क्या है? आपकी desire. आगे मैंने क्या बोला? willing to buy at a particular price. ये आपकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नहीं भाई, मैं तो 10,000 तक की मोबाइल खरीदूंगा, इससे ऊपर का नहीं खरीदूंगा। तो ये एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। और तीसरे नंबर पे क्या है? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है कल तक जिस मोबाइल को खरीदने के लिए आप पागल थे कि ये जरूर परचेज करना, हो सकता है एक दिन वो नहीं मिला तो आपका मूड ही चेंज हो जाएगा, आपको लगे कोई दूसरी चीज खरीदनी। तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही डिमांड क्रिएट होती है। तो इसीलिए मैंने तीनों एस्पेक्ट्स को खूब हाईलाइट किया। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें विलिंगनेस आपकी डिजायर को रिप्रेजेंट करती है। आदित्य, आदित्य ये क्लियर हो गया? विलिंगनेस क्या है? डिजायर। वेरी गुड। फिर उसके बाद मैंने बोला एट ए पर्टिकुलर प्राइस। युक्ति, एट ए पर्टिकुलर प्राइस क्या है? जब मैं बोलता हूँ एट ए पर्टिकुलर प्राइस युक्ति जी, तो ये क्या है? एबिलिटी। एबिलिटी। और आर्यन जी, जब मैं बोलता हूँ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या आर्यन? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, वो चीज उस पर्टिकुलर उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये आपका अपने आप में डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन। अब इसके आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो हम कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो अगले उस पर आएंगे हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं? इसको टेक्निकली हम बोल लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? नंबर 1, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड को सबसे पहले अफेक्ट करता है प्राइस। तो विषय क्या क्या अफेक्ट करता है डिमांड को सबसे पहले? डिमांड को सबसे मेन अगर तो विषय जी कुछ अफेक्ट करता है तो क्या करता है? उसी कमोडिटी का प्राइस, सेम कमोडिटी का प्राइस। प्राइस कैसे अफेक्ट करता है? अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी। जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो आमतौर पर एज ए कंज्यूमर हम उसे कम खरीदते हैं, और जब प्राइस कम है तो डिमांड आमतौर पर ज्यादा होती है।
जब जब कोई चीज रियल लाइफ में हर्षित सस्ती हो जाती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं कि कम? नॉर्मली जब कोई चीज सस्ती होती है हर्षित जी, तो क्या करना चाहेंगे एज ए कंज्यूमर? हम ज्यादा खरीदना चाहेंगे कि कम? Repeat. जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है हर्षित जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ, हमने क्या बोला आदित्य कि जब प्राइस कम हुआ तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ आदित्य? जाएगी। बढ़ जाएगी। तो सस्ता देखकर हम थोड़ा ज्यादा खरीद लेते हैं, और जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डिमांड को सबसे पहले प्राइस अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी। प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी। पेप्सी का पेप्सी का प्राइस ज्यादा, तो लोग कंपैरेटिवली पेप्सी कम कंज्यूम करते हैं, और पेप्सी का प्राइस जब कम, तो डिमांड जो है कंपैरेटिवली ज्यादा करेंगे। तो इसको क्या कहें? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है आदित्य कि इनवर्स रिलेशनशिप? इज इट डायरेक्टली रिलेटेड और इनवर्सली आदित्य जी? इनवर्स। तो ये आपको खास हाईलाइट करना होता है एग्जाम में, इनवर्स। दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। इसको हम नाम देते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस और डिमांड के बीच में ये इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ रही है। ये इनवर्स रिलेशनशिप। एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए हो तो ये सब चीजें जरूर आपको हाईलाइट करनी। सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सबसे पहले तो अफेक्ट करता है जी प्राइस। सेकंड नंबर पे अफेक्ट करती हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेकंड नंबर पे अफेक्ट करती हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड को सेकंड नंबर पे अफेक्ट करती हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या लगता है आर्यन आपको कि इनकम कैसे अफेक्ट करेगी डिमांड को? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड आमतौर पे कोहली साहब बढ़ेगी। जी बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे। आमतौर पे जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और तविशी जी जब इनकम कम हो जाए तो डिमांड? नॉर्मली इनकम के साथ डिमांड का कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए युक्ति? इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़ जाएगी जैसा आर्यन जी ने बोला, और इनकम कम हो तो डिमांड कम हो कम हो जाएगी। जाएगी। ये जनरली ऐसा ही सोचा जाता है कि आमतौर पे इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये जनरली इस तरह ऐसा है। पर इकोनॉमिक्स प्रिसाइज बात करती है। इकोनॉमिक्स में कहा गया है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स को दो हिस्सों में बांटा। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स को दो हिस्सों में बांटते हैं हम। एक गुड्स कहती हैं कहलाती हैं नॉर्मल गुड्स, और एक को कहा गया है इंफीरियर गुड्स। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स। एक को नॉर्मल गुड्स कहा जाता है, एक को आदित्य इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनमें इनकम, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से रिप्रेजेंट नहीं करते, कभी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई। तो इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया है, जब इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़े और डिमांड भी बढ़ जाए, इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़े और इनकम कम होने पर डिमांड कम हो जाए, तो वो नॉर्मल गुड्स। इनकम बढ़ने पर जब डिमांड बढ़े और इनकम कम होने पर डिमांड कम हो जाए तो नॉर्मल गुड्स। इनकम बढ़े, डिमांड कम हो जाए, इनकम कम और डिमांड बढ़ जाए, तो इसे हम नाम देते हैं इंफीरियर गुड्स। इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़े, मतलब जिसको मैं क्या बोलूं, नॉर्मल गुड्स में इनकम के साथ कौन सा रिलेशनशिप है आदित्य जी, डायरेक्ट के इनवर्स? डायरेक्ट सर। डायरेक्ट। नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसको हम पॉजिटिव इनकम इफेक्ट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है। इंफीरियर गुड्स में
इनकम बढ़े तो डिमांड कम हो रही है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इसको हम नेगेटिव इनकम इफेक्ट कहते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप है ये, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। वो डायरेक्ट है तो ये इनवर्स रिलेशनशिप। नॉर्मल गुड्स किनको कहा गया आदित्य? जहां इनकम बढ़े डिमांड बढ़ जाए, इनकम कम हो जाए डिमांड कम हो। इन्फीरियर उसे कहा गया जहां इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो। देने वाले तो टीचर इनके भी एग्जाम्पल दे देते हैं। नॉर्मल गुड्स, वो बोलते हैं जी ये इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जैसे नॉर्मल गुड्स में क्या बोलते हैं कि फुल क्रीम मिल्क, और इंफीरियर गुड्स हो गई टोन्ड मिल्क। फुल क्रीम और दूसरा टोन्ड मिल्क, इस हिसाब से हम इनको एग्जाम्पल दे देते हैं। बट पर बच्चे इकोनॉमिक्स प्रेफर नहीं करती है कोई स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देना। इकोनॉमिक्स कहती है नॉर्मल और इंफीरियर। इकोनॉमिक्स में नॉर्मल और इंफीरियर ये सब्जेक्टिव मैटर है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ना तो कोई चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में नॉर्मल होती है, ना ही इंफीरियर होती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरिएशन करता है। नॉर्मल गुड्स आमतौर पर, अगर मान लीजिए मैं एक एक सिर्फ एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे सपोज करिए हमने बात की मिल्क। हो सकता है कि एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान वो सोचे कि मैं फुल क्रीम मिल्क नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इसमें हार्ट ब्लॉक होता है, ये है वो है, उसको इस तरह की बात नजर आती है, तो वो टोन्ड मिल्क की तरफ ज्यादा जाता है। और एक वो दूसरा ऐसा हो सकता है जो कि जिसको ये लगता है कि नहीं, 4 दिन की जिंदगी है, ये भी खा लो वो भी खा लो, क्या सोचना है कि इसमें क्या है इसमें क्या है, तो वो फुल क्रीम मिल्क ज्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है कि कोई पर्सन पूरे घर में देसी घी जो है यूज करना चाहे, उसे लगे कि भी देसी घी जो है कि के तड़के में भी देसी घी खुशबू आनी चाहिए, हर जगह आनी चाहिए, तो उसके लिए देसी घी नॉर्मल गुड है। तो दूसरा कोई ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो के नहीं नहीं, रिफाइंड यूज करेंगे, सरसों का तेल यूज करेंगे। तो ये नॉर्मल या इंफीरियर ये तो आपकी सोच है, इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल का नॉर्मल नॉर्मल या इंफीरियर तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक पर्सन जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए नॉन वेज नॉर्मल आइटम हो सकती है, और वो किसी को वेज खाते हुए जब देखता है तो कह रहा है क्या घास फूस खा रहे हो। और दूसरा पर्सन जो है वो, अगर वो जो वेजिटेरियन है उसके लिए जो है वो वेज जो है नॉर्मल गुड्स है, और वो ऐसी जगह जाना प्रेफर नहीं करेगा जहाँ पर कि ऐसे रेस्टोरेंट में जाना नहीं प्रेफर करेगा जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों बनते हैं। तो यानी कि नॉर्मल और इंफीरियर सब्जेक्टिव मैटर, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। सेम कमोडिटी किसी एक के लिए नॉर्मल हो सकते हैं तो किसी दूसरे के लिए इंफीरियर हो सकते हैं। ये चीजें समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, एक चीज कंफर्म्ड है कि जिस चीज को आदित्य जी हम नॉर्मल समझते हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड बढ़ाना चाहेंगे। जिस चीज को युक्ति हम नॉर्मल समझते हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, अगर कोई देसी घी को नॉर्मल गुड समझता है तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो देसी घी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इनकम बढ़ेगी तो वो देसी घी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, इसलिए वो देसी घी उसके लिए क्या है, नॉर्मल गुड है। इनकम नॉर्मल गुड्स में हमेशा इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनकम जब तक कम थी आदित्य तो उसकी डिमांड क्या कर रहा था, कम कर रहा था। और इसलिए इसके इसके इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर की बात करते हैं। देखिए, अब एक पर्सन मार्केट गया, जब उसने पूछा भैया ये एप्पल कैसे हैं, एक बंदा जब मार्केट गया उसने बोला एप्पल कैसे हैं, तो सामने वाले ने एप्पल की 3 कैटेगरीज गिनवा दी कि ये 300 रुपए किलो है, ये 200 रुपए किलो है, और ये 100 रुपए किलो है। उसे मालूम है कि 100 रुपए वाले इंफीरियर है, फिर भी क्योंकि उसकी इनकम कम है, ये खास हाईलाइट करिए कि उसकी इनकम कम है,
इसलिए वो उस इंफीरियर में से ही चुन के ले आया। इनकम कम है इसलिए वो उस इंफीरियर में से ही चुन के ले आया, डिमांड कर रहा है। इनकम कम है तो वो इंफीरियर की डिमांड कर दी। जैसे ही इंफीरियर, जैसे उसकी इनकम बढ़ी, जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी, फिर वो 300 रुपए किलो वाला खरीदना चाहेगा, फिर वो हल्के वाला नहीं खरीदना चाहेगा। इनकम बढ़ती ही वो घटिया चीज की डिमांड छोड़ देगा। जब तक इनकम कम है तब तक वो उसकी डिमांड कर रहा है। जिस दिन इनकम बढ़ जाती है फिर तो ऐसी अकड़ आ जाती है, ये तो मेरे कुत्ते भी नहीं खाते, फिर वो इस तरह की वो उस पर आ जाता है, ये मैं नहीं कंज्यूम करूंगा। फिर इनकम बढ़ते ही वो उसकी डिमांड कंपैरेटिवली जो है वो करना चाहिए। जब तक इनकम कम है तब तक वो उसकी डिमांड कर रहा है। जब इनकम बढ़ी तो इमीडिएटली उसकी डिमांड जो है वो रिड्यूस करनी शुरू कर दी। ठीक है जी, आदित्य क्लियर है ये बात? यस सर। जी। तो हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या क्या चीज है? नॉर्मल गुड्स वो है युक्ति। नॉर्मल गुड्स एक बार रिपीट करिए, नॉर्मल युक्ति जी कौन सी गुड्स है? जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, अगर इनकम डिक्रीज है तो डिमांड भी डिक्रीज होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो होगी नॉर्मल गुड्स। और इसको पॉजिटिव इनकम इफेक्ट भी कहते हैं। बहुत अच्छा। जब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की, तो अर्षित जी इंफीरियर गुड्स कौन सी है? सर जिसमें ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर्षित आप रुकिए, 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 रुक जाइए हर्षित, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए आप, रुकिए। कम होती आर्यन इंफीरियर गुड्स कौन सी है? जिसमें इनकम बढ़ती है और डिमांड घट जाती है, और जैसे इनकम भी बढ़ती है, इनकम और डिमांड बढ़ती है, वो नेगेटिव है। एक पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, एक नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। अगर हम इसको डायग्राम से समझे, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम इसको एक डायग्राम के उसमें बात करें, इनके डायग्राम भी आपको एग्जाम में जरूर बनाने होते हैं। अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें इसमें, यहाँ बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम इसमें जो एक्स एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस पर हम हमेशा डिमांड ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर इनकम। एक्स एक्सिस पर डिमांड, वाई एक्सिस पर इनकम। दोनों के डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं मैं। एक्स एक्सिस पर डिमांड लेते हैं, वाई एक्सिस पर इनकम। एक्स एक्सिस पर डिमांड, वाई एक्सिस पर इनकम। तो हम क्या बात कर रहे हैं, पहले नॉर्मल गुड्स का डायग्राम बनाते हैं। जब इनकम आपकी y0, इनकम y0, इनकम को y से रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड है Q0, इनकम y0 तो डिमांड Q0। इनकम बढ़ी, बढ़ी अपवर्ड आने का मतलब बढ़ना, इनकम बढ़ी तो आप इधर देखिए डिमांड भी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ गई। जब इनकम y0 तो डिमांड Q0, इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज हुई। इनकम अपवर्ड गई तो बढ़ गई, डिमांड राइटवर्ड गई तो बढ़ गई। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक डिमांड कर्व बना दी। आप इसे लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व में भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है जी। तो कर्व के रूप में, लाइन के रूप में, दोनों अलाउड है आप लोगों को, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनकम जब y0 तो डिमांड Q0, इनकम y1 तो डिमांड Q। ठीक है जी। ये है आपका
नॉर्मल गुड्स का डायग्राम, ये आपका नॉर्मल गुड्स का है जिसे पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कहते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं इन्फीरियर गुड्स की, तो इनकम है आपकी मान लीजिए Y0 और डिमांड है Q0। इनकम है Y0, डिमांड है Q0। तो इसमें हमेशा क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। जब इनकम बढ़ रही है तो डिमांड देखिए पीछे आ रही है। जब इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है तो डिमांड जो है, इनकम देखिए Y1 हो गई आपकी और डिमांड पीछे की तरफ आ गई Q1। समझ रहे हो आदित्य डायग्राम? डायग्राम को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले वाले में इनकम जब ऊपर आई तो डिमांड राइटवर्ड चलेगी, डिमांड भी बढ़ गई। इन्फीरियर गुड्स में जब इनकम ऊपर आई तो डिमांड पीछे आ गई, कम हो गई। इनकम ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए एरो मार्क ऊपर है, डिमांड पीछे की तरफ आ रही है, और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये डिमांड कर्व बना दीजिए। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए डिमांड कर्व बना दीजिए। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड्स, और ये इनवर्स रिलेशनशिप है इन्फीरियर गुड्स। वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। ये नॉर्मल गुड्स है, ये इन्फीरियर गुड्स, ये इन्फीरियर गुड्स का डायग्राम। आदित्य ये दोनों डायग्राम क्लियर हो गए? आदित्य जी, यस सर। इस डायग्राम को जहां दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसे ध्यान से देखना। उसको आप, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट राइट अपवर्ड्स, इसलिए इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम। इस डायग्राम को हम नाम देते हैं अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोपिंग। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड स्लोपिंग और पॉजिटिवली स्लोपिंग डायग्राम। जबकि आप दूसरे डायग्राम की तरफ देखोगे, दूसरे वाला डायग्राम नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको क्या नाम दोगे भाई? नेगेटिवली स्लोपिंग। दूसरे वाला है नेगेटिवली स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम, डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम। मैं 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ सचिन, 2 मिनट में करता हूँ। तो मैंने ये बोला कि जब आपका ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये आपका नॉर्मल नॉर्मल या अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम कहलाता है। ये वाला आपका क्या उसे कहते हैं, नेगेटिवली या डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम। ये क्लियर है जी दोनों चीजें? ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। इसको देखो आप, जो आपका ये वाला डायग्राम है, ये जो डायग्राम जो है आपका, इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये यहां से यहां ऊपर जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग। इस डायग्राम को देखोगे तो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोपिंग। ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है सबको? आदित्य जी समझ आ गए दोनों डायग्राम? युक्ति? Yes. ठीक है जी, गुड। अगले उस पर चलते हैं। नेक्स्ट अगर उसकी तरफ चले हम, तो मैंने आपको बोला ये हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में अभी हमने ये 2 पॉइंट्स पढ़े, एक तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तीसरा पॉइंट होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर।
नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। क्या लगता है आदित्य, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा कि इनवर्स? जब जब आपका किसी चीज के लिए युक्ति टेस्ट होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो नेचुरली उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं है उसकी डिमांड भी डेफिनेटली कम होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। जहाँ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होंगे वहाँ ऑटोमेटिकली जो है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के साथ ये रिलेटेड है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस होंगे तो डिमांड होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं होंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली जो है नहीं होगी। ठीक है जी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जितने ज़्यादा होंगे डिमांड भी ज़्यादा होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं होंगे तो डिमांड कम होगी। अब जिस पर्सन को मान लीजिए जिनके घर में चाय ज़्यादा बनती है तो उनके घर में चाय पत्ती भी ज़्यादा आती है। जो उसमें चीनी ज़्यादा डालते हैं तो उसमें चीनी की डिमांड भी उनके घर में ज़्यादा है। पर मान लीजिए दूसरी एक फैमिली ऐसी है जो चाय पीती नहीं है। अगर चाय नहीं पीती तो उनके यहाँ चाय पत्ती की डिमांड भी कम है। चाय नहीं पीती तो चाय पत्ती की क्या करेंगे, तो उनकी डिमांड कम है। और मान लीजिए कोई ऐसी फैमिली है जो भी बनाते हैं उसमें चीनी नहीं डालते हैं तो उनके यहाँ शुगर की डिमांड भी कम है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसको हम क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप। युक्ति कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट के इनवर्स? डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो डिमांड है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है नहीं है तो डिमांड है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ ही हर चीज की डिमांड है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होंगे तो डिमांड होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं होंगे तो डिमांड नहीं। किसी पर्सन को अगर ड्रिंक करने की आदत है तो ऑटोमेटिकली उसके लिए उसकी डिमांड होगी। पर मान लीजिए किसी बंदे को ड्रिंक करने की डिमांड वो नहीं है तो नेचुरली वो वाइन की डिमांड भी नहीं करेगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से ही डिमांड होती है। फिर हम बात करते हैं अगर फोर्थ पॉइंट की, ये कौन सा रिलेशनशिप था आदित्य, डायरेक्ट के इनवर्स? डायरेक्ट सर। डायरेक्ट रिलेशनशिप था। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये 5 पॉइंट है जो आपको पेपर में खास लिखने हैं। रिलेटेड गुड्स, एक गुड्स से जुड़ी जुड़ी जो दूसरी चीजें होती हैं उन्हें रिलेटेड गुड्स कहते हैं। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं जी। एक को नाम दिया गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक को नाम दिया गया सब्स्टिट्यूट या कॉम्पिटिटिव गुड्स। इनको हम सब्स्टिट्यूट या कॉम्पिटिटिव गुड्स कहते हैं। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी को नाम दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपको ज्यादातर स्कूल के टीचर या बुक्स सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे। ज्यादातर स्कूल के टीचर या वो जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे। जो इसका एक और नाम हुआ तो करता है वो भी आपको बताया, ये कॉम्पिटिटिव गुड्स होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of each other, जो एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल किया जा सके। Substitute goods are those goods which can be used in place of each other. जो गुड्स हम एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल कर सके उसको हम क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। पेप्सी की जगह कोक, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल। टी की जगह कॉफी, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल। जहां हम एक गुड्स की जगह दूसरी गुड्स को इस्तेमाल कर सकें उसे हम क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी की जगह कॉफी आदित्य क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स।
और जब हम बात करते हैं पेप्सी की जगह कोक, तो वो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. Those goods which can be used in place of each other, they are called substitute goods. And those goods which can be used simultaneously, जो दोनों एक साथ यूज की जाएं, those goods which are used simultaneously to satisfy a human want are called complementary goods. कार एंड पेट्रोल, ये दोनों एक साथ यूज की जाती हैं तब ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है. कार एंड पेट्रोल, पेन एंड रिफिल, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं क्योंकि दोनों का एक साथ यूज किया जाता है. जिन गुड्स में हम एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल करें वो क्या कहलाती हैं? वो क्या कहलाती हैं? सब्स्टिट्यूट्स. और जिनको एक साथ इस्तेमाल किया जाए, दोनों को एक साथ यूज करना जरूरी हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री. उन्हें क्या नाम दिया गया है? कॉम्प्लीमेंट्री. एक साथ यूज करना कॉम्प्लीमेंट्री, और एक एक की जगह दूसरे को यूज करना सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है. ठीक है युक्ति जी, ये मीनिंग क्लियर है दोनों? यस सर. जी. अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए हमने यही एग्जांपल लिखा जो भी बोला था. मान लीजिए पेप्सी और कोक की बात करें, हम पेप्सी और कोक की बात कर रहे हैं. जब हम बात करते हैं पेप्सी और कोक की, तो आदित्य जी इसको ध्यान से देखिएगा. पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी का प्राइस बढ़ा, उस वजह से पेप्सी की डिमांड कम हो गई. पेप्सी का प्राइस बढ़ा, उसकी वजह से पेप्सी की डिमांड कम हो गई. जब पेप्सी की डिमांड कम हुई तो लोग कोक की तरफ शिफ्ट हो गए, कोक की डिमांड बढ़ गई. पेप्सी का प्राइस बढ़ा, पेप्सी की डिमांड कम हो गई. पेप्सी की डिमांड कम हुई तो कोक की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई. लोगों ने पेप्सी की जगह कोक लेनी शुरू कर दी. अब यहां पर आप नोट ये करिए कि कोक का प्राइस क्या बढ़ा या कम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. कोक के प्राइस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा. कोक के प्राइस को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, फिर भी कोक की डिमांड बढ़ गई. किसकी वजह से? पेप्सी के प्राइस बढ़ने की वजह से. पेप्सी के प्राइस बढ़ने की वजह से कोक की डिमांड बढ़ गई. तो मेरा यहां आदित्य ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं कि कभी कभी आपकी डिमांड को आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, रिलेटेड गुड्स होती हैं, उनका प्राइस अफेक्ट कर जाता है. यहां पर मेरे इस एग्जांपल में आदित्य कोक की डिमांड को किसने अफेक्ट किया? सर पेप्सी की डिमांड कम, पेप्सी के प्राइस ने. कोक की डिमांड को अफेक्ट किया पेप्सी के प्राइस ने. क्या प्राइस में. हाँ, क्या क्या कोक का डिमांड, क्या कोक का प्राइस बढ़ा? क्या कोक का प्राइस बढ़ा? नहीं. क्या कोक का प्राइस कम हुआ? वो भी नहीं हुआ. कोक का प्राइस तो वही रहा. फिर भी पेप्सी का प्राइस बढ़ने की वजह से कोक की डिमांड बढ़ गई. तो एक कमोडिटी को की डिमांड को दूसरी कमोडिटी का प्राइस अफेक्ट कर. हर्षित, आपको समझ आ रही है मेरी बात? Yes, sir. तो कोक की डिमांड को पेप्सी का प्राइस अफेक्ट कर. ठीक है जी कोहली साहब, आर्यन जी. कोक की जो डिमांड है वो यहाँ पर किससे अफेक्ट हो रही है? पेप्सी के प्राइस से. तो ये भी आपको समझना है कि सेम कमोडिटी का प्राइस तो डिमांड को अफेक्ट करता है. कभी कभी रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस भी अफेक्ट करता है. रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस भी अफेक्ट करता है. अब मुझे एक चीज आप बताइए आदित्य जी, जो मैंने हाईलाइट की है, इसमें एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में, एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनवर्स है? डायरेक्ट. डायरेक्ट है. युक्ति जी, इसमें एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है? सर इनवर्स आई थिंक सो. मैंने हाईलाइट किया, ये खास दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं. देखो, एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड सेम एरो मार्क है कि अलग अलग है? सर सेम. सेम है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप. कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट. एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. एक और लेते हैं एग्जांपल, सिर्फ एक और एग्जांपल लेंगे. एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है.
एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए टी और कॉफी। एक एग्जांपल और ले लेंगे तो थोड़ा बेटर रह जाएगा। अब की बार ऐसा समझते हैं, अब की बार इस तरह से बात कर लेते हैं। चाय का प्राइस कम हो गया आदित्य, चाय का प्राइस कम हुआ, टी का प्राइस कम हुआ, तो टी की डिमांड बड़ी सर। बढ़ गई। वेरी गुड। टी का प्राइस कम हुआ, टी की डिमांड बढ़ गई। ओके, टी का प्राइस कम हुआ, टी की डिमांड बढ़ गई। टी की डिमांड कम हुई तो युक्ति से कॉफी की डिमांड पे क्या असर पड़ा युक्ति जी? सर वो बढ़ जाएगी। चाय का प्राइस कम हुआ, एक बार दोबारा सुनिएगा फिर आंसर दीजिएगा, और देखकर, स्क्रीन पर देखकर। चाय का प्राइस कम हुआ, चाय की डिमांड बढ़ गई। चाय की डिमांड बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड को क्या होगा? सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। वेरी गुड। तो इससे कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। अब इसको फिर हाईलाइट कर रहा हूं मैं। एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में, आर्यन जी, चाय के प्राइस और कॉफी की डिमांड में क्या दिख रहा है आपको? डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनवर्स? आर्यन? डायरेक्ट। वेरी गुड, गुड। कौन सा रिलेशनशिप है? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, बहुत अच्छा। इसके डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले जरा कॉम्प्लीमेंट्री की बात भी कर ले। कार और पेट्रोल की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे, कार और पेट्रोल। आदित्य ऐसे बात कर लेते हैं कि कारों के प्राइस बढ़ गए, कारें महंगी हो गई। आदित्य, कार का प्राइस बढ़ा तो बताइए कार की डिमांड बढ़ी कि कम हुई? सर कम हुई। कम हो गई। कार का प्राइस बढ़ा तो कार की डिमांड कम हो गई। जब कार की डिमांड कम हुई तो ये भी बता दो आदित्य जी कि इससे पेट्रोल की डिमांड को क्या हुआ? सर वो भी कम होएगी। वेरी गुड। लोगों ने पेट्रोल क्या करना है, ऑटोमेटिकली जब कारें कम चलेंगी, कारें कम बिकेंगी, तो पेट्रोल अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है युक्ति जी? कारों की यस सर। जी, कारों के प्राइस बढ़े, कारों की डिमांड कम हो गई हर्षित। तो कार की जब डिमांड कम हुई तो पेट्रोल की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो गई। कौन सा रिलेशनशिप? इसको ध्यान में रखना। कौन सा रिलेशनशिप है ये? इनवर्स। वेरी गुड। एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स। एक का प्राइस जब बढ़ा तो दूसरे की डिमांड जो है कम हो गई। दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। ये इनवर्स रिलेशनशिप का एग्जांपल। ठीक है जी, ये क्लियर हो गई है बात? तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आइए इनके डायग्राम पे आए जरा, और फिर एक लास्ट पॉइंट है वो भी डिस्कस करें, तो ये आपका एक एक पोर्शन जो है खत्म हो जाएगा इसके साथ ही। एक्स एक्सेस पर आप ले लीजिए एक्स एक्सेस पर आप लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। वाई एक्सेस पर लीजिए प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। एक्स एक्सेस पर एक कमोडिटी की डिमांड, वाई एक्सेस पर दूसरी कमोडिटी का प्राइस। ये डिमांड, वो प्राइस। पहले मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स पर आऊंगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में मान लीजिए आपका इनिशियल प्राइस P0, इनिशियल डिमांड Q0, प्राइस P0, डिमांड Q0। जैसा मैंने ऊपर हाईलाइट किया कि अगर एक का प्राइस बढ़ गया, ये देखिए एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। तो मैं उसी चीज को डायग्राम में दिखाना चाहूंगा। मैंने इसका प्राइस बढ़ाया, इसकी डिमांड बढ़ गई। इसका प्राइस बढ़ा, इसकी डिमांड बढ़ गई। इसका प्राइस बढ़ा दिया, इसकी डिमांड बढ़ा दी। ठीक है आर्यन? जब एक का प्राइस बढ़ा, ये देखिए ऊपर
एक का प्राइस बढ़ रहा था पेप्सी का प्राइस, तो कोक की क्या बढ़ रही थी, डिमांड। अब आप इन दोनों को मिला के ज्वाइन करो तो ये बन गया आपका डिमांड कर्व। ये बन गया जी आपका डिमांड कर्व। कौन सा डिमांड कर्व है आर्यन, ये अपवर्ड स्लोपिंग के डाउनवर्ड स्लोपिंग? अपवर्ड स्लोपिंग, गुड। ये कौन सा डायग्राम है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अगर हम दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर आए तो एक्स और वाई एक्सेस पे तो वही लिखोगे आप। इसमें आपने बोला प्राइस है P0, डिमांड है Q0। इसको भी ऊपर से दिखाकर ही बात करूंगा। देखो कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, कम होगी। इसमें एक का प्राइस बढ़ाएंगे, दूसरे की डिमांड कम कर देंगे। लीजिए इसका प्राइस बढ़ाइए, इसकी डिमांड कम कर दीजिए। प्राइस बढ़ा लीजिए, डिमांड कम कर दीजिए। एक का प्राइस ऊपर ले जाइए, दूसरे की डिमांड कम कर दीजिए, और दोनों को मिला के ज्वाइन करिए तो ये आपका डिमांड कर्व। ये कौन सा डिमांड कर्व है युक्ति जी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग। इनवर्स रिलेशनशिप में डाउनवर्ड स्लोपिंग, डायरेक्ट रिलेशनशिप में अपवर्ड स्लोपिंग। बहुत अच्छे सर, बहुत जल्दी पिकअप किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड, और डायरेक्ट होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग। कितने पॉइंट करा दिए मैंने आपको, टोटल कितने पॉइंट हो चुके हैं अब तक? 4 पॉइंट, वेरी गुड। डिमांड को अफेक्ट करने वाला आदित्य जी पहला पॉइंट बताइए, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाऊं। पहला पॉइंट क्या था, डिमांड को सबसे पहले कौन अफेक्ट करता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। वेरी गुड, सबसे पहले अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी आदित्य डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि इनवर्सली अफेक्ट करता है? सर इनवर्सली। इनवर्सली, क्योंकि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। फिर उसके बाद मैं आया सेकंड पॉइंट पर। उसके बाद मैंने बात की सेकंड पॉइंट की, वो क्या थी युक्ति जी? इनकम ऑफ द कमोडिटी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कमोडिटी की कहाँ इनकम होती है? इनकम तो तेरी और मेरी होती है बच्चा। इनकम तो कंज्यूमर्स की होती है, कमोडिटी की इनकम नहीं होती है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम के साथ में बच्चे क्या रिलेशनशिप होता है? इनकम के हिसाब से हम गुड्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो, पार्ट। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। बहुत अच्छे, नॉर्मल और इंफीरियर। आर्यन सर ये इंफीरियर गुड्स के साथ कैसा रहता है? जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है और डिमांड घट जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। ठीक है जी, ये इस बात से आगे आया। फिर तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला हर्षित सर? थर्ड पॉइंट क्या था, जल्दी करिए। थर्ड पॉइंट क्या था युक्ति? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। वेरी गुड। इसके साथ क्या था, डायरेक्ट रिलेशनशिप के इनवर्स? टेस्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट था, टेस्ट के साथ उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। चौथा पॉइंट क्या था आदित्य जी? आदित्य फोर्थ पॉइंट क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया आपने? 2 पार्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आर्यन कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? Are those goods which satisfy the human need into one way. These are the goods which satisfy human needs. दोबारा रिपीट करिए। These goods are those goods which satisfy the human need in one way. ठीक है, गुड। और लास्ट पॉइंट होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस। लास्ट, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। लास्ट पॉइंट हुआ करता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अबाउट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आदित्य सोच के जवाब देना। अगर मुझे लग रहा हो
कि ग्रोसरी के प्राइस थोड़े टाइम में और बढ़ जाएंगे, अगर मुझे लग रहा हो कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेंगे, तो मैं इस टाइम आदित्य ज्यादा डिमांड करूंगा कि कम? ज्यादा सर। ज्यादा। वेरी गुड। और आर्यन जी, अगर मुझे लग रहा हो कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, अगर मुझे लग रहा हो किसी कमोडिटी के फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं, तो मैं अभी डिमांड ज्यादा करूं आर्यन के कम करूं? कम। कम करूंगा, क्योंकि मैं सोचूं कम करूंगा, फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं मेरे, फ्यूचर में चीज सस्ती होने वाली है। ज्यादा कम। ज्यादा करेंगे? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कंफ्यूज होकर नहीं बात करते हैं बच्चे। बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम फिलहाल उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, खरीद खरीद के रख लेंगे कि भाई इससे पहले महंगी हो जाए खरीद लो। और फ्यूचर में अगर सस्ता हो रहा हो तो हम अभी डिमांड फिलहाल कम करेंगे, हम सोचेंगे जब सस्ता हो जाएगा तो खरीद लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, गुड। फ्यूचर में अगर प्राइस युक्ति जी बढ़ने वाले हो तो हम क्या करते हैं? ज्यादा खरीद लेते हैं। और फ्यूचर में अगर लग रहा हो प्राइस कम होने वाला है तो हम फिलहाल अभी डिमांड कम करेंगे, सोचेंगे जब सस्ता होगा तो खरीद लेंगे। ठीक है युक्ति? यस सर। जी। तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ युक्ति, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप के इनवर्स? इनवर्स। क्या बात कर रहे हो? आप डायग्राम की तरफ ही देख लो और कुछ मत देखो, डायग्राम देखो, डायरेक्ट है इनवर्स है? क्या बात कर दी आपने? कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। जी आदित्य जी, कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है आपको? डायरेक्ट। फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाले हैं तो डिमांड ज्यादा, फ्यूचर प्राइस कम होने वाले हैं तो हम अभी कम परचेज करेंगे, क्या सोच के कि जब सस्ता होगा तो खरीद लेंगे, तो फिलहाल डिमांड कम करेंगे। कौन सा रिलेशनशिप है? दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है बच्चे, बाय। नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे आपकी, फिलहाल